हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे आप सभी, क्या हाल चाल है आप सभी प्यारे बच्चों का। उम्मीद हम यही कर रहे हैं आप बहुत बेहतर ढंग से अपने पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। उसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। यानी जो देश की जनसंख्या या जो देश की जनता है, किस प्रकार वह संसाधन के रूप में जो है हमें दिखाई देती है, आपको दिखाई देती है। क्योंकि लोग अधिकतर ऐसे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो ऐसे घूमते हो, तुम ऐसे खेलते हो, पढ़ते कम हो, तो कैसे जो है आप देश की सेवा करोगे। ये बात सुनने को मिलती है आपको भी। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लोगे तब मजा आ जाएगा। इस बात का आपके पास जवाब मिल जाएगा। अगर कोई कहेगा कि आप घूमते रहते हो, खेलते रहते हो, तो बता देना खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। घूमना भी जरूरी है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर घूमेंगे नहीं, टहलेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि भैया इस देश में या इलाके में क्या क्या हो रहा है। ये भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। तो इसकी चर्चा थोड़ा सा हम करने वाले हैं, बहुत ही सरल वे में जो है, बहुत ही सरल भाषा में हम लोग जो है इस चैप्टर को समझने वाले हैं। मजा आ जाएगा। तो आप को मजा तभी आएगा जब आप क्लास को लाइक एंड शेयर करोगे। नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। मजा आना है नहीं आना है ना, तो क्लास को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो। कुछ दोस्त आपके हैं उनको भी पहुंचा दो, भाई क्लास लेकर के सर आए हैं तो कंप्लीट कुछ काम आपका है, कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो भी भारत की बात करें, हम भारत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश जो है जनसंख्या के मामले में, सबसे बड़ा देश भारत जो है जनसंख्या के मामले में है। तो आप देखोगे कि भारत जो है इस समय, एनसीईआरटी तो दूसरा कहती है, लेकिन इस समय भारत लगभग जो है लगभग प्रथम स्थान पर है। क्या प्रथम स्थान पर है? जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है भारत। ठीक है, जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। एनसीईआरटी कह रही है तो दूसरी बात है, लेकिन अभी जो आंकड़ा आया है गवर्नमेंट का, वो कह रही है कि हम जो है 140 करोड़ देशवासी हैं। तो हम जो है विश्व के, पहले तो चीन आगे था, भारत पीछे था एक पायदान, लेकिन अब जो है लगता है कि हम जो है चीन से आगे निकल चुके हैं। तो जो भारत एक बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो उन सभी जो जनसंख्या है हमारे देश में, वो किस प्रकार संसाधन के रूप में रहे, ना कि जो है ये बोझ हो जाए। क्योंकि जनसंख्या, बताओ जनसंख्या क्या किसी के लिए, किसी देश के लिए बोझ होगी? तो आप कहोगे सर बोझ हो भी सकता है, बोझ हो भी सकता है, और इसको संसाधन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। अगर बेटा आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप अपने घर के लिए बोझ हो, है ना। लेकिन आपको जो है अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा जो है स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो आपका जो है शारीरिक डेवलपमेंट हो जाएगा, बौद्धिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो तो आप उस घर के लिए बोझ नहीं हो, आप उनके लिए संसाधन के रूप में जो है देखे जाओगे। क्योंकि पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आ रहा है तो आप संसाधन के रूप में ही देखे जाओगे, आप जो है बोझ नहीं हो। उसी प्रकार जो देश की जनसंख्या है, किसी भी देश की जनसंख्या है, किसी भी देश के लिए वो बोझ नहीं होती है अगर जो है हम उनका क्या करें, हम उनका क्या कर दें, शिक्षा का विस्तार कर दें, यानी उनको शिक्षा प्रोवाइड कर दें, अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड कर दें, तो हमारे लिए बोझ नहीं होगा। तो वही बात है कि जनसंख्या किसी भी देश के लिए परिसंपत्ति है, बोझ नहीं है। दायित्व का मतलब बोझ नहीं है कि आपके पेरेंट्स जो है, आपके पेरेंट्स को लगता है कि बोझ है। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रील बना करके प्रमोशन कर रहे हैं, हाँ रील बनाएंगे वायरल हो जाएंगे, हाँ इसी चक्कर में परेशान हो तुम लोग। लेकिन अभी क्या है कि उसके चक्कर में ना पड़ो, अभी पढ़ाई लिखाई पर एकदम फोकस करो। वो चंद दिनों का मामला है, ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो,
है ना। वैसे भी हमारे हम देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है आगे वो दिखते तो छोटे हैं लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ों बड़ों का हाथ होता है, ठीक है। हाँ, जैसे हम तो दिखते हैं अकेले दिख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो है बहुत बड़े बड़े सज्जन आदमी हैं जो क्लास को आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो कुछ स्थितियों में जो है ये जो है क्या होती है, बोझ भी बन जाती है। अगर जो है शिक्षा ना मिले, देश की जनसंख्या यानी जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड ना हो, अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, तो वो जो है देश के लिए भार तो हो जाएंगी, लेकिन उनको जो है संसाधन यानी पूंजी बनाने के लिए जो है हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या संसाधन तब बन जाएगी जब उसको बेहतर भोजन मिलेगा, यानी अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मिलेगी और जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी तो उस देश की जो जनसंख्या है, उस देश के जो लोग हैं वो जो है एक संसाधन के रूप में, एक पूंजी के रूप में जो है उस देश के लिए काम करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर जो है कुछ न कुछ काम करेगी, ना हो तो रीले बनाएगी, पढ़ेगी, है ना, यही बात है। तो देखो भाई, देखते हैं कि क्या होता है मानव पूंजी। तो देखेंगे कि जिन लोगों के पास कुछ उत्पादक कार्य करने के लिए, कुछ भी उत्पादन करने के लिए उनके पास ज्ञान है, कौशल है, तो ऐसे लोग उस देश के लिए मानव पूंजी होते हैं। क्या होते हैं? मानव पूंजी होते हैं। अगर आपके अंदर जो है कुछ करने के लिए जो है आपके पास स्किल है, ज्ञान है, समझ है, तो आप हमारे देश के लिए बोझ नहीं हो, आप हमारे देश के लिए क्या हो? पूंजी का कार्य कर रहे हो। तो पूंजी किस प्रकार बनेगा? देश की अधिकतर जनसंख्या पूंजी किस प्रकार बनेगी, यानी मानव पूंजी के रूप में उसको किस प्रकार जो है कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए जो है ये काम करना पड़ेगा। क्या कि भैया उनको अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बेहतर शिक्षा देना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना पड़ेगा, उनकी समझ विकसित हो, क्या सही है क्या गलत है, समय पर उनको समझ आ जाए। नहीं मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीत जाता है तो पुनः वापस नहीं आता है। तो बेहतर समझ विकसित करने के लिए उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। दूसरी, अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगा तो हम जो है अपने देश की जनसंख्या को एक मानव पूंजी के रूप में क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारे देश के जो विकास कार्य है, विकासात्मक जो कार्य है, उसके लिए जो है वो कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। जैसे आपको शिक्षा दिया जाए, बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, तो आप जो है अपने देश के लिए कुछ न कुछ करोगे। अगर कुछ न कुछ बेटा आप कर रहे हो तो देश के किसी भी कोने पर विकास का कार्य हो रहा है। इसीलिए आपके पेरेंट्स बार बार कहते हैं, अरे बच्चा पढ़ लो, इससे काम नहीं चलेगा, पढ़ लो, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ लो लिख लो हो जाओगे नवाब। इसीलिए जो है बार बार आपको जो है वो पिन करते रहते हैं। लेकिन आप हैं बहुत गुस्सा करते हो कि भैया थोड़ा खेलने दिया करो, थोड़ा कूदने दिया करो, हमारा खेलने कूदने का टाइम है, आप पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसीलिए जो है वो आपको देश के लिए बोझ नहीं बनना देना चाहते हैं, वो आपको जो है इस देश की मान यानी परिसंपत्ति के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए बार बार आपको क्या कहते हैं कि भैया पढ़ाई कर लो, क्या पढ़ाई कर लो। अभी हम कह लें बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, तो शायद जो है आपको थोड़ा सा लगता है सर जी घर में परेशान रहते हैं, आप भी कहते हो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। लेकिन तीनों लोगों का रोल होता है, माता पिता गुरु का रोल होता है आपके जीवन को संवारने के लिए, क्योंकि माता पिता तो आपके डेली आपके साथ होते हैं, गुरु बदलते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हैं, है ना। तो आप देखोगे
कि शिक्षित माता पिता को शिक्षा का महत्व पता है, इसलिए वो अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के उद्देश्य से शिक्षा में निवेश करते हैं। आपके लिए जो है, आप स्कूल जाते हो, फीस का प्रबंध करते हैं, वाहन का प्रबंध करते हैं, जो आपकी ज़रूरत होती है, जो आपकी आवश्यकता होती है, उसके लिए खुद अभाव में रख लेते हैं, लेकिन आपकी हर इच्छा को पूरी करने का कार्य आपके माता पिता करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि हमारा प्यारा बच्चा अगर पढ़ेगा तो यह जो है हमारे देश के लिए बोझ नहीं रहेगा, यह जो है हमारे देश के लिए संपत्ति होगा, कुछ करेगा, कहीं ना कहीं कुछ करेगा, तो देश के विकास में उसका अहम रोल होगा। इसीलिए ध्यान देते रहते हैं। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखते हैं, जिससे आप बेहतर मानव पूंजी बन पाओ। मानव पूंजी बन पाओ कि आपके पास ज्ञान हो, कौशल हो। अगर दो चीजें बेटा है तो आप जो है कहीं भी रहोगे, जहां भी रहोगे, सूरज की तरह चमकते रहोगे। ठीक है, सूरज चमकता है, एनर्जी भी देता है, तापमान भी देता है, प्रकाश भी देता है, कई चीजें देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप मानव पूंजी बन गए हो तो करोगे क्या? मानव पूंजी बन गए तो बोलो करोगे क्या? तो कुछ न कुछ काम कर रहे होगे, कुछ न कुछ गतिविधियां कर रहे होंगे, एक्टिविटी करते हो ना। एक्टिविटी करते हो तो एक्टिविटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी वे गतिविधियां जो धन के बदले वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग से संबंधित होती हैं, वो सभी गतिविधियां जो है आर्थिक गतिविधियां के रूप में जानी जाती हैं। यानी आपके आसपास जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटी कोई कर रहा है, अगर उसका एकमात्र लक्ष्य है पैसा कमाना, क्या? पैसा पैसा पैसा, तो वह गतिविधि आर्थिक गतिविधि के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, जैसे शिक्षक आपको कोचिंग पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं। नाई आपका बाल जो है, बाल भी लेते हैं, बाल भी काट लेते हैं, पैसा लेते हैं। शिक्षक आपका टाइम खराब करते हैं, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता है। नाई भी जो है आपको थोड़ा सा ट्रिम वगैरह कर लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा आप ब्रांडेड लगने लगते हो ना, जाते हो। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटी आपके आसपास दिखाई दे रही है, वो सभी जो है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। समझ में आई बात? अब बात आती है कि आर्थिक गतिविधियों में आपको महिला भी दिखाई देती हैं और पुरुष भी दिखाई देती हैं। बेटा समान काम हो, अगर समान काम हो तो आप देखते हो, समान कार्य हो तो आप देखते हो इनका वेतन कम होता है, इनको आय कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को आय कम प्राप्त होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? पहला है कि महिलाओं को कम शिक्षा दिया जाता है, कम शिक्षा दिया जाता है, इस कम स्किल डेवलप होता है। इससे जो है कहीं भरे काम करने के लिए जाते हैं, इनको पैसा कम मिलता था। पुरुषों को मिलता है, अधिकतर देख रहे हो, जहां पर देखो वहीं पर। लेकिन अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि भारत अब जो है ना डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, यानी डेवलपिंग कंट्री है। अब जो है, जो एक खाई था स्त्री पुरुष, महिला पुरुष के बीच में जो खाई था, अब धीरे 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 उसमें कमी आ रही है। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की आपको दिखाई देती है। पहले प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन होगा, द्वितीयक क्षेत्रक में कौन होगा और तृतीयक क्षेत्रक में कौन होगा। सरल भाषा में पढ़ लो। सरल भाषा में क्या पढ़ना है भाई? प्राथमिक क्षेत्रक जो है सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा है, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है। सीधा सीधा यहाँ से जो चीजें सीधा सीधा वही गतिविधियां जहां पर सीधा सीधा प्राकृतिक संसाधनों से ही कुछ न कुछ आप कह सकते हो उत्पाद तैयार हो रहे हैं, वो प्राथमिक क्षेत्रक से होते हैं। जैसे क्या हो सकता है? एक तो बेटा कृषि हो सकता है, एक पशुपालन हो सकता है, और आप कह सकते हो खनन हो सकता है। ये तीनों कहां पर आपको दिखाई देंगे? ये आपको प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत दिखाई देंगे। द्वितीय क्षेत्रक में क्या है? द्वितीय क्षेत्रक में कहते हैं निर्माण कार्य होता है। क्या? निर्माण कार्य होता है, या कुछ भी बनाया जाता है। क्या बनाया? कुछ भी बनाया जाता है।
बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? कारखानों में बनाया जाता है, उद्योगों में बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? उद्योगों में बनाया जाता है। तो इसको जो है विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या? विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। फिर तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्रक। इसमें आपको दिखाई देगा भैया स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, अस्पताल हुआ कि जहां पर कुछ बनाया नहीं जाता है, केवल आपको जो है एक सुविधा दिया जाता है। जैसे बेटा आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, हालांकि पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, तो होता क्या है कि आपका जो है आपको कुछ ना कुछ सीख रहे हो। क्या हमने आपको कुछ दिया? क्या आप हमें कुछ दिए? तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। लेकिन आप जो है नाई की दुकान पर जब ट्रिम कराने के लिए जाते हो तो आपका जो है वो थोड़ा सा सेवा करता है ना, और आप उसके बदले में सुविधा शुल्क देते हो। तो जहां पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे पहला स्कूल हुआ, क्या? स्कूल हुआ। दूसरा हॉस्पिटल हुआ। कौन सा हुआ? हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल हुआ भाई। तीसरा कौन सा है? तीसरा हो गया भैया बैंक हुआ, बैंक हुआ। बैंकिया को पैसा सब देते नहीं है, बैंकिया हमें खुद ही देता है ना, बैंक हुआ। ये सब जो है प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वही बात है, जो आर्थिक क्रियाएं कृषि, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन आदि से संबंधित होती है, वो प्राथमिक क्रिया कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं सीधा सीधा प्राकृतिक संसाधनों को केवल निकाला जाता है और उनमें ना के बराबर बदलाव होता है, ना के बराबर बदलाव होता है। फसल तैयार हुआ भाई, गेहूं को क्या बनाए हो? क्या वो जो है पेड़ से सीधा सीधा जो पौधा था उससे प्राप्त हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। लेकिन यही गेहूं जब हम जो है कहाँ पे भेज देते हैं? आटा चक्की पे भेज देते हैं, तो आटे के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आप देखोगे वह कहाँ? कारखानों में हो रहा है, तो आटा बनाया गया। अब उसी आटे को कहाँ भेज दो? बिस्किट की फैक्ट्री में भेज दो, तो वहां पर बिस्किट बन गया, बिस्किट बन गया, है ना। अब बताओ कि आटे की जो चक्की है वहां से और बिस्किट फैक्ट्री तक जो आने जाने का कार्य हुआ, परिवहन का, आटा यहाँ से लिया गया, ले जाके पहुंचा दिया गया, उसके बदले में कुछ पैसा लिया गया, तो जो परिवहन का कार्य होए वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गई बात? विनिर्माण, अब देखें द्वितीय क्षेत्र के विनिर्माण से जुड़ी क्रियाओं को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से रूपांतरण किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि भैया गेहूं तो प्राप्त हो गया, हमें कृषि उत्पाद है, और उससे जो है हम क्या बना लिए? हम उससे बना लिए आटा। तो गेहूं अगर 25 रुपए किलो है तो क्या आटा 25 में बिकेगा? तो आपको ना पिसाई दिए हैं, पिसाई दिए हैं, तो पिसाई दिए हो तो देखो उसका सुविधा शुल्क दिए हो ना। तो वहां पर आप देखोगे कि जो आटे का बनना है, बनाया गया है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। जैसे कपड़ा उद्योग हुआ, चीनी बनना हुआ, चीनी उद्योग हुआ, जहां कार बनना है या कागज बनना है, कहीं पर जो है वो सब जो है किसके अंतर्गत आएगा? वो सभी जो है विनिर्माण यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब तृतीयक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जो क्रियाएं प्राथमिक द्वितीयक क्रियाओं का समर्थन करती हैं उन्हें तृतीयक क्रिया कहते हैं। जैसे बैंकिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, वित्त हुआ, दूरसंचार हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो दो प्रकार की जो है आर्थिक क्रियाएं और आपको दिखाई देती हैं। कैसे? अगर उत्पादन के आधार पर देखें तो कुछ कार्य जो ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए होते हैं, जो पैसे के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पैसे के लिए नहीं होते हैं। देखो, पहला होता है बाजार के लिए क्रियाएं और दूसरा होता है गैर बाजार की क्रिया। ठीक है, बाजार के लिए किए क्योंकि इसका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? सीधा सीधा धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, धन की प्राप्ति होती है, तो वहां पर जो है सीधा सीधा किस पे? बाजार से जुड़ा हुआ है।
तो ये बाजार क्रिया है। लेकिन यहां पर उसका उद्देश्य होता है अपने पालन पोषण के लिए। जैसे जो फसलों का उत्पादन किसान करता है उसी के लिए ही करता है, अपने लिए ही करता है, तो उसको जो है गैर बाजार क्रिया कहेंगे। लेकिन अगर यही किसान जो है टमाटर का उत्पादन करे तो टमाटर वो कितना खाएगा, 2-4 ही खाएगा, और सारा जो है बाजार में सप्लाई कर रहा है तो बाजार के लिए क्रिया हो गया। और जो बाजार के लिए क्रिया नहीं हो रही है उसे हम गैर बाजारी क्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे जब किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के उद्देश्य से बनाया जाता है तो उसे बाजार क्रिया कहते हैं। जैसे आपके घर में जो है जो बनता है बर्गर, अरे बर्गर नहीं बनता होगा, पराठे तो बनते होंगे, तो पराठे बनते हैं तो बेटा बाजार के अकॉर्डिंग है क्या? तो आप कहोगे ना, खाने के लिए बनता है, खाने के लिए बनता है। लेकिन आप देखोगे बर्गर किंग जो बना रहा है बर्गर, वो किसके लिए बना रहा है? सीधा सीधा सप्लाई करना है, उसको बेचना है, तो ये बाजार क्रिया है। ठीक है। दूसरी गैर बाजार में जब किसी उत्पाद या सेवा को खुद उपभोग के लिए बनाया जाता है तो इसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। जब कोई किसान मंडी में बेचने के उद्देश्य से धान उगाता है वह बाजार क्रिया करता है, लेकिन जब वही किसान अपने परिवार के भोजन के लिए अनाज का उत्पादन करता है तो उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। यही बात तो हम बोल रहे थे आपसे कि फसलों का उत्पादन जो किसान कर रहा है अगर बेचने के मकसद के कर रहा है तो उसको कहेंगे कि क्रिया आप जो है ए रामू किसान आप बेचने के लिए कर रहे हो ना, तो आप बाजार क्रिया कर रहे हो। तो रामू अगर अपने घर के लिए कोई फसल का उत्पादन कर रहा है तो गैर बाजार क्रिया के रूप में जाना जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सही हो गई ना? हाँ, चलो बढ़ते हैं। अब देखेंगे जनसंख्या अगर कोई है, किसी भी देश की जनसंख्या है तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी, कैसे फील करोगे? तो आप पता चलेगा कि भैया देश की जनसंख्या है तो उनके अंदर साक्षरता कितनी है। जिसे मेजरमेंट होता है ना, आपका टेस्ट होता है तो आपसे पूछा जाता है बेटा आप अच्छे विद्यार्थी हो, कहते हैं विद्यार्थी के लिए कागचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथ्योचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब तो ये है ही नहीं, ठीक है क्या? जैसे आपसे पूछा जाएगा आप विद्यार्थी हो, क्लास 10 में या क्लास 9 में हो, तो आप में हिंदी की कैपेबिलिटी कितनी है, हिंदी भाषा कितना जानते हो, अंग्रेजी भाषा कितना जानते हो। फिर पता चलेगा कि भैया गणित में आपका क्या रुझान है, भैया विज्ञान को आप कैसे देखते हो, आप सामाजिक विज्ञान के बारे में कैसा डर है ना। इस बात के लिए जो है एक मेजरमेंट होता है। आपके एडिशनल सब्जेक्ट जो है कला हो, संस्कृत हो, सभी के लिए जो है आपसे पूछा जाता है कितने नंबर है, टेस्ट लिया जाता है। तो वैसे जो है किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की जांच करना है कि इस देश की जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में कैपेबल होगी कि नहीं होगी, उसके लिए 3 क्राइटेरिया बनाया गया। क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला साक्षरता कितनी है, साक्षरता कितनी है। दूसरा स्वास्थ्य कैसा है। तीसरा जो है कुशलता क्या है। 2 बात आप ध्यान से ये अभी से समझ लो क्योंकि आपको काम देने वाली है। साक्षरता का कुशलता से कोई जो है मतलब नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को बेटा देखे होंगे वो कम पढ़े होंगे लेकिन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा जो है कुशल हैं, कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कुशलता के साथ आप अच्छा इतने पढ़े हो, कितना पढ़े हो, 8वां पढ़े हैं, लेकिन आप तो भैया पूरा मैकेनिक हो। हम गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हैं, वो ज़्यादा पढ़े नहीं लेकिन वो जो है ठीक कर देते हैं गाड़ी को फटाफट। तो कुशलता उनके अंदर है। ठीक है, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा कैसी है और साथ में कुशलता क्या है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा चर्चा हमें करना है। तो आप देखोगे अशिक्षित और अस्वस्थ लोग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए भार बन जाते हैं। अगर जो है किसी भी देश की जनसंख्या में अधिकतर लोग जो है अशिक्षित हों और वो जो है स्वस्थ ना हो तो उन देश के लिए मानव पूंजी का कार्य बेटा नहीं करेंगे। आज जो है दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है? क्योंकि भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, या जो है प्रोडक्शन के लिए भी आगे चल के जाना जाएगा और कंज्यूम के लिए तो जाना जाता है। कितने भी देश के लोग बेचते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पता लगा है मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, मेड इन यूएसए है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हो ना बाजार में,
तो भारत जो है एक बाजार के रूप में तो जाना जाता है, साथ में प्रोडक्शन के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि जब हम अपने देश के नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में विकसित कर देंगे, वह दिन दूर नहीं रहेगा कि जब भारत का जो है डंका पूरे विश्व में बजेगा। यही बात पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं यही बात बताते हैं, लेकिन बेटा वो डायरेक्ट नहीं बताते, इनडायरेक्टली बताते हैं, वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से बताते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं जब हमारे देश की जनसंख्या साक्षर हो जाएगी, बेल उनको जो है बढ़िया जो है स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी और स्किल जो है डेवलप हो जाएगा, तो हम कहीं भी जाएंगे, जहां जाएंगे चमकते रहेंगे। तो जहां पर आप काम करोगे बेटा, काम की ही पूजा, कर्म की पूजा है, काम की पूजा होती है, शकल की पूजा नहीं होती है। शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या वाले देश की जीडीपी में अपना अहम योगदान देते हैं। यानी देश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, क्या? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद है, उस पे जो है उसमें सभी जो शिक्षित वर्ग हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनका जो है अहम रोल होता है। क्या? अहम रोल होता है। यानी कोई ना कोई कार्य कहीं भी कर रहे हैं तो जितनी भी राजनीतिक जो भारतीय सीमा है उसके अंदर कहीं भी कोई गतिविधि हो रही है वो सभी जीडीपी के अंतर्गत काउंट होती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर स्वस्थ आदमी होगा तो कुछ ना कुछ करेगा, बीमार होगा तो बताओ उसके पीछे दो लोग लगे रहते हैं, तो कभी कभी जो है बीमार आदमी बोझ भी लगने लगते हैं। वही बात जो है ये बताने का काम कर रहा है कि बेटा आप आगे चल के बोझ ना बनो, पढ़ो लिखो, नहीं समस्या हो जाएगा। चलो अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो मनुष्य की हर इच्छा को पूरी कर देता है। आपकी जो इच्छा है ना कुछ, तो सभी इच्छा शिक्षा से पूरी होगी, नहीं समस्या बहुत जटिल है। शिक्षा किसी न किसी आदमी का, यानी कि शिक्षा किसी भी आदमी की साक्षरता और कुशलता को बढ़ा देती है। ठीक है, शिक्षा से आदमी की साक्षरता बढ़ जाती है। साक्षरता मीन्स क्या होता है? पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ जाती है, साथ में कुशलता भी बढ़ जाती है। सीखता है, कहीं भी सीख रहे हो तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। बच्चा जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी जब से जन्म लेता है इस मृत्यु लोक में और जो है जब तक इस धरती पर रहता है कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? साक्षरता और कुशलता को बढ़ाती है। साथ में जो है शिक्षा से समाज और संस्कृति में भी उन्नति होती है। किसी भी समाज में शिक्षित लोगों के रहने से उसका जो है असर भारत के जो अशिक्षित लोग हैं, यानी जो शिक्षित लोग रह रहे होते हैं, शिक्षित लोगों के बीच में जो है जो अशिक्षित लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं जो है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर कोई भी शिक्षित वर्ग पहले था, कोई भी शिक्षित व्यक्ति था तो लोग जो है चिट्ठी पढ़वाते थे, उनसे चिट्ठी पढ़वाते थे, भैया देखो हमारे जो है बबुआ ने भेजा है चिट्ठी, थोड़ा देखो क्या लिखा है। तो पढ़ते थे कि आदरणीय पिताजी, है ना, इस प्रकार जो है चिट्ठी पढ़वाते। तो शिक्षित वर्ग का कहीं ना कहीं जो है समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अशिक्षित लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सरकार ने लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई सारे कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए हैं पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है हम इस डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले हम, तो हमारे देश की सरकार जो है 151 करोड़ रुपया जो है शिक्षा पे खर्च की थी। लेकिन आज की बात करें कि हम इतने डेवलप हो चुके हैं आज, तो भारत की सरकार जो है 2020 से 21 में, क्योंकि उस समय प्रति व्यक्ति आय कम था बेटा, प्रोडक्शन जीडीपी भी कम थी, तब जो है 151 करोड़ खर्च होता था। आज वही जो है कितना हो गया? 99,300 करोड़ रुपया जो है किस पे? शिक्षा पे खर्च हो रहा है। अगर हम बात करें 1950-51 में शिक्षा पे जीडीपी का 0.64% खर्च होता था, लेकिन अभी की बात करें जो डेटा 19-20 का है, शिक्षा पर गवर्नमेंट
1% जो है खर्च हो रहा है। इसको गवर्नमेंट चाहती है हम 6% खर्च करें। कितना? 6% जब खर्च करें। देखो जितना अभी शिक्षा पे व्यवस्था मिल रही है, अगर सोचो इसका दूना हो जाएगा तो भारत में कितना शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा, है ना? सबको शिक्षा मुहैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। देश के दूर दराज इलाकों तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया, जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या निःशुल्क शिक्षा, वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है? इस अभियान में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा ताकि गरीब बच्चे स्कूल आ सके। इसके लिए क्या प्रावधान था, सब बता देते हैं। देखो, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। सारे बच्चों को, एक भी बच्चा छूटा तो अपना सपना टूटा। हम बार बार कहते हैं हमारा दायित्व है, आपका भी दायित्व है, जितना मेरा है उतना आपका भी दायित्व है। तो आप अभी भी अगर भूल गए हो कि सर शेयर नहीं किए हैं, तो क्लास को बेटा शेयर करो। जब जो है हमारे देश के अधिकतर बच्चे पढ़ेंगे और समझेंगे तभी हमारे देश का बेहतर विकास हो सकता है। लेकिन अगर हमारे प्यारे बच्चे जो देख रहे हैं क्लास, अगर शेयर नहीं करेंगे, क्या आने वाले आपके जो दोस्त हैं जान पाएंगे इसके बारे में? नहीं जान पाएंगे। तो उनको जो है शिक्षा को संकीर्ण वे में नहीं रखना है। शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होता है उतना, शिक्षा तो ऐसी है जितना जो है खर्च करो उतना ही बढ़ता है, तो खर्च कर लो। ठीक है? और जो है बहुत सारे बच्चे, आ तो गया कानून की भैया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ग्रामीण जो आबो हवा है वहां पर देखोगे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बच्चे जो है सुबह का भोजन उनको नहीं मिलता था, लेट हो जाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे टाइम से। तो जो है क्या होता था, वो धीरे धीरे जो है वंचित हो जाते थे। सरकार जो है उस स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए, रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल ज्वाइन करें, इसके लिए जो है बच्चों की एक समस्या थी भोजन का, उसके लिए मिड डे मील व्यवस्था लेकर के आई और साथ में जो है सेतु पाठ्यक्रम लेकर के आई और स्कूल लौटो शिविर तक लगाया, जिससे हमारे अधिकतर बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षा से जुड़ पाए। ठीक है? अगर हम साक्षरता की बात कर लें बेटा, जो हमने आपको बताया साक्षरता की बात करें तो 1951 में देखो 3 प्रकार के आपको जो है ये दिख रहे हैं, सारणी दिख रहे होंगे। तो जो ये ब्लू कलर का है ये व्यक्ति को दिखा रहा है, ये पुरुष को और इस महिला को दिखा रहा है। तो आप देखोगे कि लगभग जो साक्षरता दर हमारी थी 18% थी। कितना? 18% थी। वही अब देखो कितना हो गया है, अब देखोगे तो लगभग जो है 72-73 यानी 77% के समथिंग जो है हमारी साक्षरता दर हो गई है। तो हम देखो कितना अचीवमेंट कर पाए हैं। लेकिन अभी भी हमारे लिए चुनौती है कि जो ये अभी भी ये छूटे हुए हैं इनके लिए क्या करेंगे। इनके लिए जो 23% आबादी अभी भी छूटी है उनको भी जो है इस शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य हमारा ही होगा, हम सभी का होगा, क्योंकि देश हम सभी का है, ये क्लास हम सभी का है, सब पर समान अधिकार है। एक बच्चा जो शेयर कर दिया उसी का दायित्व नहीं है, अगर हम उसी पे डाल देंगे तो थक जाएगा, है ना। साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ भार उठाना। भार उठाओ, आपको उठाना पड़ेगा, नहीं उठाओगे तो फिर आप भी जो है आगे चल के कई लोगों को इसी तरह जो अभी भी गैप है उस गैप को हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे, फुलफिल करना है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, उच्च एजुकेशन की 12वीं योजना। जो 12वीं योजना थी उसमें उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन 27% थे, जो इसमें जो है वृद्धि 2018 में देखी गई है। यह विश्व के औसतन 26% से मिलती जुलती दिखाई देती है। यह रणनीति
पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण करना, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना। यानी आप देखोगे इसका जो अभी जो बढ़ा एनरोलमेंट, इसका क्या है कि हम जो है थोड़ा सा गुणवत्ता में परिवर्तन किए हैं, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम को जो है हम अलग अलग लोगों से भी जो है क्या किए हैं, मतलब रिलेट किए हैं, जिससे जो है सभी सक्षम हो। देखो पढ़ाई में मजा तभी आता है जब उसमें मजा आए ना। जब मजा आएगा ना, सारी चीजें, बच्चा कोई बताओ सब पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने में मजा नहीं आता। जब समझ नहीं आता है तुरंत किताब रख करके सो जाते हैं, जब समझ नहीं आता दिमाग थक जाता है, दिमाग थका कहते हैं यार चलो सोते हैं, ये सही नहीं है, फिर से कोशिश करेंगे, यही होता है। तो हुआ क्या है भाई, उसका खूब व्यवसायीकरण हुआ है, साथ में जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भी जो है इसमें अहम योगदान है। प्रयास हुआ कि दूरस्थ, अगर जो बच्चे पढ़ सकते हैं औपचारिक रूप से वो पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हैं अनौपचारिक रूप से भी उनको शिक्षा दी जाएगी। अगर फिर भी नहीं पढ़, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं तो दूरस्थ जो है शिक्षा का भी प्रावधान जो है हमारी सरकार ने किया है कि हमारे बच्चों को जो है कम से कम जो है साक्षर तो बनाना है कि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या जो है भार के रूप में ना हो करके एक मानव संसाधन के रूप में विकसित हो। तो उसका डेटा की बात कर लें तो 1950 से 51 के बीच में लगभग महाविद्यालयों की संख्या 750 थी, विश्वविद्यालय 30 थे, विद्यार्थी लगभग 2,63,000 जो है पढ़ रहे थे, 24,000 जो है शिक्षक यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे। लेकिन अगर आज की बात कर लें 2020 की तो जो है महाविद्यालयों की संख्या लगभग 46,007 होगा और विश्वविद्यालय की बात करें तो 1,074 होगा। अगर विद्यार्थी की बात कर लें तो लगभग 40 लाख लोग बच्चे जो है हमारे जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। अगर टीचर की बात करें तो लगभग जो है 14 लाख या 15 लाख टीचर जो है स्कूल कॉलेजों में शिक्षण पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो है अगर बात करें तो हम इतना जो है डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें जो है और विकसित करना है, शिक्षा का और प्रचार प्रसार करना है। अब बात स्वास्थ्य की करते हैं। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। कहते हैं स्वस्थ मन में जो है स्वस्थ विचार आते हैं। अगर जो है हेल्थ इज वेल्थ, किसी भी देश की जो है जो लोगों की हेल्थ है वही उस देश की जो है वेल्थ है, परिसंपत्ति है। अगर आप जो है स्वस्थ हैं तो आप जो है अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो है परिसंपत्ति है। क्या है? परिसंपत्ति है। आप जो है धन है, आप पूंजी हैं, आप एसेट हैं। ठीक है, यही बात है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति साबित हो सकता है। वही बात जो हम बताए थे वही बात है। अगर वो जो है स्वस्थ नहीं होगा, अगर वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। तो बोलो भाई, काम नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? भारे बनेगा ना। भार नहीं बनना है, समझ लेना मेरी बात को। नहीं बहुत बाद में कहोगे सर बताए नहीं। तो इसलिए भारत सरकार जो है लोगों की जो है स्वास्थ्य के लिए अधिकतर खर्च कर रही है। बहुत सारी योजनाएं, अभी हाल ही में आया था आयुष्मान योजना। कौन सा? आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना। इसमें जो है आप देखोगे 5 लाख तक जो है आप बीमारी का इलाज करा सकते हो। तो इसे जो है बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं भारत सरकार द्वारा लाई जाती रहती थी, जिससे हम अपने जो है देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएं। सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में अस्पतालों के कई स्तर हैं। जैसे सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र रहता है जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। उसके ऊपर तहसील या जिला सामुदायिक चिकित्सा होता है और उसके लेवल पर देखोगे फिर आपको जो है नजर आता है कि भैया आप जिले से बाहर जो है कहीं पे चलते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में फिर चलेंगे, है ना। मेडिकल, बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो यानी प्राथमिक जो आप कह सकते हो जो प्राथमिक चिकित्सालय है उससे बढ़ करके जिला चिकित्सालय है, उसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बेहतर जो है
आप कह सकते हो उसका व्यवस्था किया गया है, संस्थागत विकास किया गया है कि भैया जब कोई बड़ी जटिल बीमारी है तो आप मेडिकल कॉलेज जाकर के इलाज करा सकते हो। वहाँ पे बड़े बड़े जो है प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, एक ही बीमारी के भी वो उसमें जो है बढ़िया रिसर्च किए होते हैं तो बेहतर इलाज कर देते हैं। अगर सर्दी जुकाम खांसी है तो आप जो है जो आपका लोकल प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर अपनी इलाज करा सकते हो। आज भी हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम तक लोगों तक पहुंच पा रही हैं, लेकिन शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा में जो है इसी से पता चलता है कि देखो भैया अगर किसी भी देश में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम मिल रही हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम मिल रही हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वहाँ पर अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया होंगी तो वहाँ के शिशु मृत्यु दर कम होगा, बच्चों को बढ़िया पोषक तत्व मिलेंगे, दवाइयाँ मिलेंगी, तो उनके जो है जीवन प्रत्याशा में भी सुधार होगा। यानी वहाँ के लोगों को अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा, अच्छा खाएंगे, पहनेंगे, रहेंगे, अच्छी आबो हवा होगी। तो जो है अगर 60 साल तक जीते थे, अगर बढ़िया सुविधा मिलेगी तो हो सकता है 80 पार कर जाएं, उसी को जीवन प्रत्याशा के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था मानव संसाधन की गुणवत्ता को सुधारने का काम करती है। इन उपायों को अपनाने के लिए जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2016 की बात करें तो 69.4 वर्ष हो गई है, यानी ज़्यादा जी रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1951 में तो आप देखोगे कि जीवन प्रत्याशा कम थी, लेकिन अभी जो है जीवन प्रत्याशा जो है ठीक ठाक है कि भैया कम से कम 70 साल तक जो है जी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई ये हो गया जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार, देश के लिए आत्मविश्वास है, भावी प्रगति के साथ जो है यानी आंकने के लिए जो है ये उपयोगी होंगे। ठीक है, अब बात आएगी बेरोजगारी की कि भैया शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। सर जी आपने कह दिया कि बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए, तो हमने जो है दवा ववा खा करके तैयार हो गए। आपने कहा पढ़ लो, हम पढ़ लिख लिए, लेकिन आगे चल करके जो है हमें आय के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पढ़ लिए जाएं कहाँ, तो इसके लिए जो है ये भी एक समस्या के रूप में समाज में देखी जाती है। बेरोजगारी, जब कोई आदमी काम की तलाश में हो लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा हो तो ऐसे आदमी को बेरोजगार कहते हैं। कि आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको कोई काम दे नहीं रहा है, तो आप कैसे आदमी हो? बेरोजगार आदमी हो। कैसे आदमी हो? बेरोजगार आदमी। वैसे अभी की बात करें, आप बेरोजगार नहीं हो बेटा, अभी तो आप पढ़ रहे हो। पढ़ते समय कहाँ काम ढूंढोगे? काम नहीं ढूंढना, पढ़ाई पर। जब आपको अवसर पढ़ने का मिला है तो पढ़ाई खूब मन लगा करके करो, तब जो है काम करने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, वही है कि मन पछते ही अवसर बीते, जो घूम रहे हैं उनसे एक बार पूछना कहा भैया ऐसे पढ़े थे जैसे हम पढ़ रहे हैं, कहेंगे नहीं यार थोड़ा सा ग्लिच किए थे, उसमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, केवल 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को ही बेरोजगार की श्रेणी में रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है तो उसे बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा कि भैया वो काम ही नहीं करना चाहता है तो हम कहेंगे बेरोजगार। भैया आप काम करना नहीं चाहते हो, हम कहेंगे बेरोजगार हो। नहीं करना है आपको, आपके पास पैसा है ना, पैसा है नहीं करोगे, कोई बात नहीं, बेरोजगार नहीं हो आप, है ना। पैसा बेरोजगार तो वो है जो काम करना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, बेरोजगार है वो। ठीक है, बेरोजगारी आपको कई रूपों में दिखाई देती है। पहला, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी क्या है? मौसम के अनुसार बेरोजगारी आती है। खेतों का काम है, अभी जो है अभी क्या है, गेहूं धान की कटाई हो रही। क्या? धान की कटाई हो रही है, धान की कटाई हो रही है, लोगों की आवश्यकता है। आपके पास आएंगे, धनवा कटा लो, है ना। धान कट गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद फिर कहीं गेहूं की कटाई आएगी, तब आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसे जो है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम के अनुसार बेरोजगारी आती है, मौसम के अनुसार काम मिलता है। समझ में आई बात? काम मिलेगा, बेरोजगार नहीं हो।
इस तरह की बेरोजगारी अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। खेती का चक्र मौसम पे आधारित होता है। साल के कुछ महीनों में खेत में काम करने वाले बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जब उन्हें खाली बैठना पड़ता है। उसी को जो है मौसमी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी देखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी भी अक्सर गांव में ही देखने को मिलती है। एक परिवार का उदाहरण ले लें। एक परिवार का उदाहरण लेते हैं कि भैया एक खेत है, उसमें जो है 4 लोग काम करें तो पूरे दिन में काम कर लेते हैं, लेकिन आप देखते हो उसी घर में पूरे घर के लोग उसी में लगे रहते हैं। पूरे घर के लोग उसी में लगे रहते हैं कि 4 से काम हो जाता, लेकिन 8-10 लोग उसी में काम कर रहे हैं। तो 4 तो भैया वो जो है उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो 5 और हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनके लिए क्या प्रबंध है? उनके लिए क्या प्रबंध है? तो उन 5 लोगों के लिए जो अतिरिक्त काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है भैया ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है। उनको कहीं और मिल जाता तो काम कर लेते, लेकिन उनको काम नहीं है तो वो एक साथ में काम कर रहे। देखो उनके पिताजी हैं, है ना, वो काम कर रहे हैं। अब भैया ये भी छोटे आ गए, अच्छा आपकी मदद कर ले, या आ जा मदद कर ले, भैया मदद कर रहे हैं। तो ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी में गिने जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? आजकल और देखेंगे तो ग्रामीण जनता, थोड़ा सा शहरी इलाकों में देख लें, कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन समस्या बहुत जटिल है, उनकी भी बात करना पड़ेगा बेटा। आजकल तो ऊंची शिक्षा वाले युवक भी जो है बेरोजगार बैठे हैं। कुछ शोधों से पता चला है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक के पास इतनी कुशलता नहीं है कि कोई काम पर रखे। बेटा बड़ी समस्या है हमारे देश की, जो है एजुकेशनल सेक्टर में समस्या है कि आप जो है 12th पास हो, आपने जो है जो भी उच्च शिक्षा है प्राप्त कर लिए, लेकिन आपके अंदर जो है स्किल डेवलप नहीं हो पाई है कोई काम करने के लिए। तो आपको कौन काम पे रखेगा? यानी काम पे रखेगा तो आपसे काम लेगा, काम आपसे हो नहीं रहा है, काम आपसे हो नहीं रहा है तो काम नहीं कर पाओ, सबसे इस शोध से पता चलता है। लेकिन ये बच्चे की गलती नहीं है कि आप कहोगे बच्चे, एजुकेशनल सिस्टम का गलती है। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। हालांकि हम तो कहते हैं कि जिस स्कूल से वो बच्चा पढ़ा है, अगर वो कह रहे हैं, वह सरकार कह रही है कि इनके अंदर स्किल नहीं है, तो उसने जो है जिस स्कूल से वो पढ़ा है उस स्कूल पर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है कि आपने कैसे बच्चे को जो है डिग्री दिया, किस प्रकार जो है आपको। अब बच्चा 4 साल अपना दिया, 4 साल दिया, अब 4 साल में उसको नहीं मिला, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जिम्मेदारी तो स्कूल की बनेगी, लेकिन नहीं हो रहा है। अगर जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो बेटा, हमारी क्लास में आप आए हो, जिम्मेदारी हमारी बनेगी कि हम आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग बढ़िया सा बताएं। अगर हम जिम्मेदारी न लें तो समस्या हो जाएगा ना। आप तो भोले भाले हो, आपको तो कोई भी जो है एक लिंक भेज दे और बोल दे कि यहाँ पर पढ़ोगे पास, दौड़ते दौड़ते चले जाओगे। ठीक है, तो बच्चा जो है थोड़ा सा क्या है कि आज समस्या ग्रस्त है कि पढ़ा लिखा बच्चा जो है, जो अपना पूरा फ्यूचर अपने जो है पढ़ाई लिखाई पे देखता था, वो जो है आज बेरोजगार बैठा हुआ। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देती है। अब हम देखेंगे बेरोजगारी के प्रभाव क्या है। बेरोजगारी से किसी भी व्यक्ति में हताशा या हीन की भावना यानी आप देखोगे बेरोजगारी किसी भी लोगों के अंदर जो है हताशा पैदा कर देती है कि हमने पढ़ा, काम नहीं मिल रहा है, क्या करें, हमसे अच्छे तो मजदूर हैं, कम से कम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन काम तो मिल रहा है, 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये रोज कमा रहे हैं, हम तो उसके काबिल भी नहीं है ना। ये समस्या हो जाती है। साथ में हीन की भावना कि भैया इतना पढ़ लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो बच्चे इसमें जो है बड़ा सदमे में। परिवार के सदस्यों पर ऐसा व्यक्ति आर्थिक और भावनात्मक रूप से भार के रूप में देखा जाता है। बेरोजगारों की बड़ी फौज अर्थव्यवस्था के लिए भी भार बन सकती है। अगर बेटा अगर 100 लोग जो है बेरोजगार बैठे हैं, अगर वही 100 लोग काम करते, प्रोडक्शन बढ़ता कि नहीं, जीडीपी बढ़ती कि नहीं, अर्थव्यवस्था बढ़ती कि नहीं, तो उनके लिए व्यवस्था क्या हो रहा है, इसके लिए जो है सरकार क्या अलग अलग तरीकों से स्किल इंडिया, ये इंडिया लेकर के आ रही है, जिससे जो युवक हैं जिन्होंने जो है स्कूलिंग बढ़िया नहीं किया है, उसके अंदर जो है स्किल डेवलप करके जो है उनको इस जो जंजाल है उससे दूर किया जा सके।
ठीक है। बेरोजगारी बढ़ने से अपराध भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बड़ी समस्या है। तो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति क्या है थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आज भी सबसे अधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में मिलता है, लेकिन हाल ही वर्षों में कृषि में काम करने वाले लोगों की प्रतिशत घटा है, क्योंकि वो जो है प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक और तृतीयक में मूव कर लिए हैं। तो जो है थोड़ा सा इसमें कमी आई है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग कहीं पर काम करते हैं। तो कहां पर कर रहे हैं? खेती में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है, इसलिए मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। तो इसको दूर कैसे किया जाएगा, आप बताना कमेंट बॉक्स में। द्वितीयक क्षेत्र में लघु उद्योगों में काफी लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो लोग जो है जो प्राथमिक क्षेत्र से कहां मूव कर रहे हैं? द्वितीयक क्षेत्र के रूप में जो है मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही वर्षों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को सूचना और प्रौद्योगिकी में भी काफी रोजगार मिला है। तो आप ये कह सकते हो कि भैया अब जो है कुछ लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र से कहां पहुंच गए? तृतीयक क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं। तो इसलिए तीनों सेक्टर जो है मजबूती के साथ देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी भी आप क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।